अस्सलाम वालेकुम, आप देखें मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूँ यशवीन जमाल। आज का दिन कुछ एक तो बात करेंगे मसला फ़लस्तीन के हवाले से, क्योंकि मेरी कोशिश है कि कम से कम इस प्लेटफ़ॉर्म से मैं ज़रूर हर वक़्त आवाज़ उठाऊँ जब तक इस मसले का कोई देर पा हल जो है वो नहीं मिल जाता, जो कि फ़लस्तीनियों के लिए खुद के लिए काबिल कबूल हो। फिर थोड़ी-सी बात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब की आज अल अज़ीज़िया रेफ़रेंस में समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी क्या प्रोसीडिंग रही। कुछ उसके हवाले से आपके साथ आज के इस वीलॉग में जो डिटेल्स हैं वो शेयर करेंगे, और साथ ही साथ चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ मियाँ साहब की मुलाकात कल गो के हुई थी। कल वीलॉग में कर नहीं सकी, तो आज थोड़ा-सा उसका एक बैकग्राउंड ज़रूर आपके साथ रखना चाहती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर हम पंजाब की सियासत के हवाले से बात करें, अहम पेशरफ्त, एक बड़ी पेशरफ्त थी जो कल के रोज़ हुई। तो थोड़ा-सा पहले गज़ा से ही अगर आगाज़ कर लें, 62वां दिन है गज़ा में जंग का, और जंगबंदी के बाद मेरा ख़्याल है 5वां दिन है। जो जिस तरीके से एयर स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी है, जितना अग्रेसिवली इज़राइल हम देख रहे हैं कि अटैक किए हुए हैं, पीछे हटने को तैयार नहीं है, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि इज़राइल का अपना भी नुकसान हो रहा है। बड़ा ही भरपूर किस्म का हमला हिज़्बुल्लाह की तरफ से किया गया इज़राइली एक चेक पोस्ट के ऊपर, और वहाँ पर जिस किस्म का जानी नुकसान हुआ, क्या कुछ हुआ, वो डिटेल्स जो है वो इज़राइली मीडिया छुपा रहा है, वो सही से बता नहीं रहा। एक अटैक से नहीं, बट ओवरऑल अभी तक जो है वो खबर आ रही है, और वो कोशिश यही करते हैं कि अपना जो नुकसान है उसके बारे में ज़्यादा बात ना करें, वो ना दिखाएँ। लेकिन ये जो ये वाली स्ट्राइक थी, इसकी कुछ खुफिया वीडियोज़ जो हैं वो हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं से निकल रही हैं। तो नुकसान तो इज़राइली फ़ौज को भरपूर उठाना पड़ रहा है। जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी कहा था कि वीडियो रिलीज़ करके हमास की तरफ से ये पैगाम दिया गया था कि हम आपके बहुत करीब हैं, हम आपको बड़े करीब से देख रहे हैं। हमारी तरफ पेशरफ्त करेंगे तो हम आपके पास जवाबी पेशरफ्त करेंगे। गज़ा के मसले को लेकर दुनिया भर में काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखा कि हुई हैं, लेकिन जो इज़राइल कर रहा है, क्योंकि अभी हम बात अटैक की कर रहे थे कि गज़ा की तरफ हिज़्बुल्लाह की तरफ से क्या हमला किया गया, इज़राइल की तरफ से क्या सूरत-ए-हाल है। मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, खान यूनिस के ऊपर अटैक की वीडियोज़ हम देख रहे हैं कि वो रिलीज़ की जा रही हैं। साउथ ऑफ गज़ा में रफ़ा के करीब भी एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो इज़राइल की तरफ से की जा रही हैं। एक रिपोर्ट थी जिसके अंदर ये कहा गया कि गज़ा के हर स्क्वायर मीटर के ऊपर 50 टन बारूद जो है वो अभी तक इसराइल जो है वो फेंक चुका है या वो फेंक रहा है। तो जो वो है मैग्नीट्यूड है, जिस मैग्नीट्यूड के ऊपर इज़राइल ये सारा कुछ कर रहा है, मैं बार-बार यही बात करती हूँ कि जब ये रिपोर्ट्स और खबरें आती हैं, तो दुनिया को क्या कोई किसी चीज़ का एहसास नहीं होता? क्या इस बात का कोई ख़्याल नहीं है कि जब ये तारीख़ लिखी जाएगी, तो किन अल्फ़ाज़ में हम सबका, जिसमें हम भी शामिल हैं, हम लोगों का नाम लिखा जाएगा कि वहाँ पर छोटे-छोटे नन्हे बच्चों का कब्रिस्तान बनाया जा रहा था गज़ा के अंदर, और दुनिया बैठी चुप करके देख रही थी। दुनिया कुछ भी नहीं कर रही थी। दुनिया क्या इससे ज़्यादा डिसाइसिव कुछ नहीं कर सकती इस सारे इश्यू को लेकर। जो अल-कसाम ब्रिगेड है, उन्होंने भी 3 इज़राइली टैंक उनकी तरफ से एक अटैक से जो है वो तबाह किए गए, तो वो तो नर के बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। जो वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। हम क्या करें? सवाल जो है वो यहीं पर आके बार-बार रुक जाता है कि हम जो है वो आखिर ऐसा क्या कर रहे हैं। जो हमास के तर्जुमान है इस्माइल हनिया, उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो एक मज़बूत मुल्क है। पाकिस्तान अगर खाली बयान भी दे दे ना, धमकी दे दे इज़राइल को, तो हमें लगता है कि इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा, जंग रुक सकती है। लेकिन हमारी तरफ से स्टेटमेंट तो दूर की बात है, मुझे तो अभी तक ये बात, मैं कम से कम आई एम नॉट एबल टू गेट ओवर इट, कि COP 28 में हम उन्हीं के साथ, सारे जितने ममालिक थे वहाँ पर, हम प्लेटफ़ॉर्म उस कातिल के साथ शेयर करके आ गए। हम में से किसी के अंदर ये जुर्रत नहीं थी कि उसकी वहाँ पर मौजूदगी को हम प्रोटेस्ट करते। हम में से किसी में ये जुर्रत नहीं थी कि उसके वहाँ पर दावतनामे को हम प्रोटेस्ट करते। हम में से किसी में ये जुर्रत नहीं है कि हम अभी भी इज़राइल को आँखों में आँखें डाल के देखें और ये कहें, किसी तरह से उनको ये पैगाम दें, जो अभी इस्माइल हनिया साहब ने बात की है कि हम जो है वो फ़लस्तीन के साथ हैं। हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो बड़ी होम्योपैथिक किस्म की छोटी-मोटी कहीं से कोई बात, मुझे तो ख़ैर पाकिस्तान की तरफ से कोई ख़ास होम्योपैथिक स्टेटमेंट भी अभी तक नज़र नहीं आई, या आई रियली विश कि हम इसके ऊपर जो है वो कोई ज़्यादा मज़ीद बात कर सकें। जब हम बात करते हैं दुनिया क्या कर रही है, तो कुछ रिपब्लिकन सेनेटर्स अमेरिका के अंदर जो है वो कुछ शायद फिर हमसे बेहतर रहे, उन्होंने इज़राइल और यूक्रेन की $106 बिलियन की जो इमदाद है उसको रोक लिया है। बार-बार जो हम बात करते हैं, दुनिया भर में जो लोग हैं वो अभी भी बड़े माइंडफुल हैं। वो अपनी अनलाइक देयर गवर्नमेंट्स, उनका रवैया इस पूरे इश्यू की तरफ बहुत फ़र्क है। स्कॉटलैंड, न्यूज़ीलैंड, जापान, दीगर बहुत से दुनिया के ममालिक जहाँ पर फ़लस्तीनियों के साथ सारे यकजहती के लिए मुज़ाहिरे हुए हैं। दुनिया भर में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना ये भी देखने में आ रहा है कि यहूदी आबादी मुख्तलिफ ममालिक की जो है वो दुनिया में बाहर निकल रही है, और वो बार-बार ये कह रही है कि हम इस जो जो कुछ भी इज़राइल की तरफ से किया जा रहा है इन द नेम ऑफ रिलिजन ऑल्सो, हम उसे कंडेम करते हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, हम गज़ा के लोगों के साथ हैं। तो गज़ा के लोगों के साथ जो हम एक मॉरल सपोर्ट कर रहे हैं वो तो ठीक है। लेकिन मैं बार-बार कह रही हूँ, जिस तरीके से ये दुनिया की वाहिद वो जंग बन गई है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में बच्चों को शहीद किया गया है, क्या जवाब देंगे? अल्लाह ताला की बारगाह में क्या जवाब देंगे? इस दुनिया पर लोगों को क्या जवाब देंगे? हॉलोकॉस्ट का जवाब आज तक
नहीं कोई दे सका, ये एक और हॉलोकॉस्ट जो हो रही है, इसका जवाब कौन देगा? मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ, जब हम उस वक़्त जो कुछ हुआ उसकी बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि यहूदी जो लोग हैं, उनके जज़्बात, एहसासात मजरूह होते हैं, क्योंकि उनके आबा-ओ-अजदाद के साथ, उनके ख़ानदानों के साथ अभी भी बहुत से लोग उनमें सर्वाइवर्स हैं, मौजूद हैं। बुज़ुर्गवार उनके जो उन्होंने फ़ेस किया, वो शायद अनथिंकेबल है। लेकिन आज जो कुछ फ़लस्तीन के बच्चे, गज़ा के बच्चे फ़ेस कर रहे हैं, वो भी अनथिंकेबल है। जिस तरीके से वो वीडियोज़ आ रही हैं, बच्चे काँप रहे हैं, अम, आई एम ऑनेस्टली एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, आई डोंट रियली नो व्हाट टू से। बस इसमें यही एक इम्पोर्टेंट और खबर जो है वो ये कि रूसी सदर जो है वो सऊदी अरब का दौरा करके रूस वापस पहुंचे हैं, और ईरान के सदर जो है वो मॉस्को रवाना हो गए हैं। जो अहम मसला ज़ेर बहस है वो फ़लस्तीन ही है। सो आई रियली होप कि ये जो आना-जाना है, इस आना-जाना से जाने से कुछ निकल आए सब्सटैंशियल, कि जिससे जंग रुक जाए। जिससे वहाँ पर जो मज़लूमों का खून बहाया जा रहा है उसका सिलसिला रुक जाए। लेकिन अभी तक कोई इस तरह की ख़ास चीज़ जो है होती हुई नज़र नहीं आ रही। थोड़ा-सा अपने मुल्क की तरफ बढ़ें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज़ शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में दोबारा समाअत के लिए जो एहतसाब अदालत भिजवाया जाए, दोबारा समाअत के लिए नैब ने ये इस्तदा की थी, इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया है। यानी कि वो जो मामला था उसको वापस हियरिंग के लिए एहतसाब अदालत भिजवाया जाए, ये प्ली ली थी नैब ने, जो कि रिफ्यूज़ कर दी गई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई वहाँ पे जजेस की तरफ से कि जी हम खुद सुनेंगे और इस केस को हम मेरिट पर सुनेंगे। अम, बाकी केसेस को हम कैसे सुनते हैं? ये एक सवाल है जिसका जवाब जो है वो मेरे पास नहीं है कम से कम। 12 दिसंबर तक जो नवाज़ शरीफ साहब ने सज़ा के खिलाफ अपील की थी, उस पर समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है। जो अमजद परवेज़ साहब हैं, नवाज़ शरीफ साहब के वकील थे, उन्होंने जो दलाइल दिए, उस दलाइल में उनका कहना ये था कि जो फ्लैगशिप रेफ़रेंस है और जो ये रेफ़रेंस है अल-अज़ीज़िया, ये दोनों एक ही जैसे थे। उस वक़्त भी इस्तदा की गई थी कि इनको एक ही रेफ़रेंस के तौर पर ट्रीट किया जाए, लेकिन अदालत ने कहा था कि हम फ़ैसला एक ही सुनाएँगे, अब ये 2 ट्रायल्स अलग लग गए हैं, इनको लगने दें। तो जो फ्लैगशिप रेफ़रेंस है, उसमें तो हमें पता है कि नैब ने जो है वो सारा मामला ही वापस ले लिया, उसको तो कोई फर्दर प्ली करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अमजद परवेज़ साहब जो है वो मेरा ख़्याल है यही ग्राउंड सेट कर रहे हैं कि ये एक सिमिलर नौइयत का केस और रेफ़रेंस है, तो जो कुछ फिर फ्लैगशिप में हुआ वही फिर अल-अज़ीज़िया में भी होना चाहिए। और जैसे लोग कह रहे हैं कि बड़ा ही स्पीडी जस्टिस जो है वो मियाँ साहब को मिल रहा है, तो हो सकता है कि फिर अगली समाअत के अंदर स्पीडी जस्टिस में फ्लैगशिप को ही बुनियाद बनाकर इस केस को भी डिस्कार्ड कर दिया जाए। क्योंकि जब जज साहब से पूछा गया, जज साहब ने पूछा अमजद परवेज़ साहब से कि क्या इसके अंदर इल्ज़ाम क्या था इस केस के अंदर, तो उन्होंने कहा कि ये भी आमदन से ज़ायद असासों का ही मामला है, बिल्कुल फ्लैगशिप की नौइयत का। 22 अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि इसके अंदर गवाहों के नाम दिए गए थे, जिनमें से सिर्फ 13 पेश हुए। 13 भी वो थे जो कि इनडायरेक्टली केस से रिलेटेड थे, चश्मदीद गवाह नहीं थे। सो बेसिकली ऑब्वियसली एज़ मियाँ साहब लॉयर अमजद परवेज़ साहब तो वो उस ग्राउंड को कमज़ोर ही करने की कोशिश कर रहे थे। अब देखना यही है कि जो एक बेसिक ग्राउंड सेट किया है अमजद परवेज़ साहब ने कि ये दोनों एक ही नौइयत के केस हैं, अल-अज़ीज़िया और फ्लैगशिप। तो फिर जो सलूक फ्लैगशिप में हुआ वही फिर तरीकाकार जो है उसी प्रेसिडेंट के ऊपर फिर अल-अज़ीज़िया में भी होना चाहिए। सो एहतसाब अदालत के पास ये मामला वापस नहीं गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुद ही देखेगी और देखते हैं कि आने वाली समाअत में इसका क्या मामला बनेगा। लोगों की इस वक़्त यही राय है कि मियाँ साहब को वही स्पीडी जस्टिस जो कि मिलता आ रहा है, वही दोबारा जो है मिल जाएगा। और आखिर में थोड़ा-सा नवाज़ शरीफ साहब एक ऐसी जमात के सरबराह जिनका ये दावा है कि वो पंजाब को स्वीप करेंगे। उनको चलकर अपने माज़ी के एक ऐसे साथी के पास जाना पड़ा 15 साल के बाद, जिनके बारे में वो अलल ऐलान ये कह चुके रिकॉर्ड के ऊपर माज़ी में कि मैं किसी से भी सियासत में बंद दरवाज़े नहीं होते, मैं किसी से भी हाथ मिला सकता हूँ, लेकिन नहीं मिला सकता तो चौधरी बिरादरान से नहीं मिला सकता। 1997 में जो 1999 में जब नवाज़ शरीफ साहब जो है वो नहीं थे मुल्क में, और जनरल परवेज़ मुशर्रफ का साथ दिया था चौधरी बिरादरान ने, बल्कि थोड़ा-सा हिस्ट्री उससे भी पीछे जाती है। 1986 में जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के नवाज़ शरीफ साहब, तब भी तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश की थी चौधरी शुजात हुसैन साहब ने उनके खिलाफ। फिर 1999 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ की डिक्टेटरशिप के अंदर मियाँ बिरादरान जो चौधरी बिरादरान जो है वो जाके मुशर्रफ साहब के साथ मिल गए। उन्होंने मियाँ साहब की नून लीग के अंदर से एक और पूरी जमात की बुनियाद रखी, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का क़याम किया। जब ये क़याम हुआ तो उस वक़्त भी नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि इन्होंने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा है। ये उसके मुतरादिफ है जो मेरे साथ किया है चौधरी बिरादरान ने। और जब मियाँ साहब उसके बाद वापस आए वतन वापस आए मुशर्रफ एरा के बाद, और उसके बाद जब एक सिलसिले का आगाज़ हुआ कि जो नून लीग से गए हुए लोग थे काफ लीग में, उन्होंने वापसी की मियाँ साहब की तरफ, तो मियाँ साहब ने उस वक़्त भी 3 लोगों का, ऑफ कोर्स मतलब 2 मैं एंटिटी कह रही हूँ, चौधरी बिरादरान साहब को 3 लोगों का नाम लेकर कहा था कि ये 3 अशख़ास ऐसे हैं कि जिनके लिए पार्टी में वापसी के दरवाज़े ताहयात मेरी तरफ से बंद हैं। उनमें शेख रशीद साहब और मियाँ बिरादरान यानी चौधरी परवेज़ इलाही
और चौधरी शुजात हुसैन साहब थे। चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उनको भी बड़े गिले-शिकवे, जैसे मैंने कहा कि 86 में भी उन्होंने कोशिश की मियाँ साहब के खिलाफ जो है तहरीक अदम एतमाद लाने की। मियाँ साहब को ये भी गिला रहा कि 2014 में जो लंदन प्लान बना जिसके तहत मुझे निकाला गया, उस प्लान के कलीदी किरदारों में चौधरी शुजात हुसैन साहब थे। नून लीगी रहनुमाओं के ये दावे हैं कि बरतानिया में जितनी भी मुलाकातें होती थी, चौधरी शुजात हुसैन साहब उनका हिस्सा होते थे। तो जो एक डिसट्रस्ट की एक तारीख है वो बहुत पुरानी है। चौधरी शुजात हुसैन साहब ने जो अपनी किताब अपनी आप बीती लिखी है, सच तो ये है, उसके अंदर भी नवाज शरीफ साहब को कुछ अच्छे अल्फाज में याद नहीं किया। उन्होंने कहा जी कि 2 दफा हमसे वादा करके पंजाब की वज़ारत आला का मियाँ साहब जो है वो मुकरे हैं, हमें नहीं वज़ारत आला दी गई। एक दफा बल्कि मियाँ साहब के वालिद साहब का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मियाँ शरीफ साहब मेरी वालिदा की खिदमत में हाज़िर हुए और उन्होंने कहा कि आप हमारी हिमायत करें और हम आपका साथ देंगे। ये मुमकिनात में से ही नहीं है कि एक भाई वज़ीर-ए-आज़म और दूसरा वज़ीर-ए-आला हो, तो हमारे वज़ारत आला के पंजाब के कैंडिडेट चौधरी परवेज़ इलाही ही होंगे। लेकिन फिर वो आगे जाके लिखते हैं कि जब इलेक्शन हुआ, ये जीत गए, इनके नंबर्स पूरे हुए, तो एक भाई वज़ीर-ए-आला और एक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन गया पाकिस्तान का, और हमारे साथ जो है वो जो वही जो दगा की बात है, दगे की बात है, धोखे की बात है, वो हुआ। तो जो हिस्ट्री है वो बड़ी ही डिस्ट्रस्ट की है। लेकिन अभी सीट एडजस्टमेंट की बातें जो है वो ऑन द कार्ड्स हैं। 2 सूबाई और 2 कौमी असेंबली की नशिस्तों का मामला बताया जा रहा है, जिसमें 2 सूबाई असेंबलियों में चौधरी शाफ़े हुसैन और ये गुजरात की ऑफ कोर्स नशिस्तें हैं, उस पर वो खुद कंटेस्ट करना चाहते हैं और उस पर वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ सीट एडजस्टमेंट जो है वो सुनने में आ रहा है कि होगा। तो इसकी जो वजूहात समझ में आती है वो यही आती हैं कि काफ़ली का अपना कैंप जो है कमज़ोर है। परवेज़ इलाही साहब की एब्सेंस की वजह से वो शायद उस कमी को वहाँ से पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ साहब जो है वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा कि वो जो क्लेम है कि जी मैं तो क्लीन स्वीप करूँगा, मसला ही कोई नहीं है, मैं तो बड़ा मज़बूत होके आया हूँ, उस क्लेम का क्या होगा? ये एक पॉइंट है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है कि क्यों चल के जाना पड़ा दहलीज़ पर एक ऐसे शख़्स की कि जिनके साथ आपने कहा था कि ताहियात मेरे किसी किस्म के कोई मरासिम नहीं हो सकते। मियाँ साहब 15 साल पहले एक ही मर्तबा चौधरी साहब के पास गए उनकी रिहाइशगाह पर उनकी वालिदा की वफ़ात पर उनसे ताज़ियत करने के लिए। पॉलिटिकली किसी भी लेवल के ऊपर दोबारा कोई राब्ता नवाज़ शरीफ साहब ने नहीं रखा। शहबाज़ शरीफ साहब को अभी माज़ी में जो अभी रीसेंट पास्ट में गवर्नमेंट थी उसके लिए रखना पड़ा, बट मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ने कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखा, जो अब करना पड़ा। इत्तलात यही है कि जो सीट एडजस्टमेंट काफ लीग के साथ जिन नशिस्तों पर कंसिडर की जा रही है, नून लीग के अपने जो वहाँ पर इलेक्टेबल्स और उम्मीदवार हैं, उनके अंदर बड़ी नाराज़गी पाई जाती है और खबरें यही हैं कि वो लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि वो आज़ाद हैसियत में अब वहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, अगर इस तरह की कोई सीट एडजस्टमेंट जो है वो होती है। सो लेट्स सी क्या आने वाले दिनों में ये मामलात जो है वो कहाँ जाते हैं। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दें। आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कंटेंट को शेयर करें। थैंक यू सो मच।